और साइमन कमीशन आने के दौरान क्या क्या चुनौतियां रखी गई, इस सब पर भी बात हम लोगों ने कर ली थी यहाँ पर। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो साइमन कमीशन के आने के दौरान क्या क्या चुनौतियां इंडिया में हुई और क्या क्या चीजें हुई, इस पर भी डिस्कस हम लोगों ने किया था। और इस समय पर जब 1927 में साइमन कमीशन आपका आता है, तो साइमन कमीशन आने के समय में जो भारत का सेक्रेटरी है वो है बर्किनहेड। तो बर्किनहेड ने उस समय पर क्या चुनौतियां रखी थी, इन्हीं सब पर हम लोग अब डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाइए। आज हम लोग बहुत सारे सेगमेंट डील करने वाले हैं अलग अलग तरीके से। तो बहुत सारे सेगमेंट डील करेंगे, साथ में हम ऐसे ऐसे टॉपिक आज डील करने वाले हैं जो आपके पूरे जो यहाँ पर हिस्ट्री का जो आपका फ्रीडम फाइटर मूवमेंट है, तो उस फ्रीडम फाइटर मूवमेंट को भी क्या करेगा, यहाँ पर कनेक्ट करेगा। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन आने के समय पर जो लॉर्ड बर्किनहेड है, उन्होंने चुनौतियां दी। और चुनौतियां इस बात के लिए दिया कि अगर आप लोगों में इतनी ही सामंजस्य है तो आप क्या करिए, आप सर्वसम्मति से एक संविधान बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दीजिए। ये चुनौतियां उस समय पर बर्किनहेड ने दी थी। इस चुनौती को एक्सेप्ट करने वाला जो व्यक्ति है वो है आपके मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और उस समय पर उन्होंने दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें लगभग 29 ऑर्गेनाइजेशन या कह लें पॉलिटिकल पार्टी ने भाग लिया। और ये जो डेट थी 28 फरवरी 1928। अब इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद में क्या हुआ, ये डिस्कस हुआ कि ये चुनौतियां हैं और ये करके हमें दिखाना है। सेकेंड बैठक होती है 1928 में ही डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, और यहाँ पर फाइनल कर लिया गया कि इस बैठक में, इस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। और इसमें क्या हुआ कि हिंदू महासभा और मुस्लिम सिख इन सब का मिला करके कमेटी बनाई गई। आप चाहें तो एक मैं नाम बोल रहा हूं, ये आप ध्यान कर लीजिए, उसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे। और पूछा जा सकता है कि इसमें कमेटी में कौन कौन थे। तो इस कमेटी में जो मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है मोतीलाल नेहरू, अली इमाम, सायब कुरैशी जो एक व्यक्ति, इसके अलावा एम एस अड़े, एम आर जयकर जो हिंदू महासभा के हैं और ये आपके संविधान सभा के सदस्य भी बनेंगे। इसके अलावा मंगल सिंह है, मंगल सिंह आपके सिख नेता हैं। टी आर सप्रू हैं जो उदारवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लिबरल। एन एम जोशी जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। जीपी प्रधान है, जीपी प्रधान ब्राह्मण हैं। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस से हैं। तो इसमें सबको मिला करके कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने क्या किया, अपना एक रिपोर्ट सौंपा। और ये एक इंडिया के लिए संविधान बनाने का एक पूरा सजेशन यहां पर दिया था कि कैसे बनना चाहिए। अब अगर कांग्रेस यहां पर ऐसी कमेटी बना करके और जहां पर सर्वसम्मति पे आधारित संविधान प्रस्तुत करेगी, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो जिन्ना है वो शांत बैठने वालों में से हैं? जिन्ना भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब जिन्ना ने क्या किया, यहाँ पर जिन्ना ने अपनी 14 डिमांड ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरी भी मुस्लिम लीग की भी मांग है कि इस मांग को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अब कांग्रेस की तरफ यहां पर मुस्लिम लीग अपनी मांग रखती है और मोतीलाल नेहरू अपना नेहरू रिपोर्ट में अपनी बातें रखते हैं। अंतर यह होगा यहां पर कि साइमन कमीशन 2 बार आया है। इस बात को लेकर के लोग कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार ये समझना कि साइमन कमीशन 2 बार आया। जब एक बार आया तो हंगामे होते हैं,
और दूसरी बार जब आता है तो वो वहां पर हंगामे नहीं होते और वो आने के बाद में रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद उसका रिव्यू करने का इंटेंशन क्या था कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें सौंपी जा रही है, इंडिया के लोगों को दी जा रही है, क्या इंडियन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को निर्वहन करने में सफल हो पाए हैं या नहीं, ये बातें यहां पर डिस्कस करनी थी। तो अब जब ये इस सारे मसले पर जाने के बाद साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, थैंक यू, तो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया। अब जब इस रिपोर्ट को सौंपा तो सौंपने के बाद में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की समीक्षा तो यहां पर हो चुकी है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ने कैसे कैसे कार्य किया, कल की क्लास में मैंने आपसे बताया भी था। अब जब ये रिपोर्ट दी गई तो इसी समय पर क्या हुआ था कि साइमन कमीशन जो आया है उसका सहयोग मेंबर, तो हमने आपसे बताया कि 7 मेंबर कौन है साइमन कमीशन में, लेकिन जो साइमन कमीशन है उसका सहयोग करने वाले कुछ मेंबर चाहिए इंडिया से। तो वो हेल्प करने वाले लोग कौन होंगे इंडिया से, तो जो वो हेल्प करने वाले लोग होंगे उसके मेंबर एक होंगे और जो है आपके अंबेडकर। तो अंबेडकर साइमन कमीशन के सहयोग करने वाले मेंबर होते हैं। तो अंबेडकर ने उस समय भारत के दुर्दशा के बारे में भी बताया। भारत के दुर्दशा का मतलब अपने समाज के दुर्दशा के बारे में बताया कि कैसे किस प्रकार से हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमारे लोगों के साथ में होता है। तो ये बातें उन्होंने बताई। अब क्या हुआ यहां पर, इसी के बाद आप देखेंगे तो साइमन कमीशन ने ना तो कांग्रेस की यहां मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और ना ही उन्होंने जिन्ना की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, और ना एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने क्या किया, अब यह हुआ कि जो अंबेडकर ने अपने समुदाय को लेकर के बातें उठाई थी उसको लेकर के अब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होना क्या है कि अब ये चीजें तय कर दी जाएंगी कि जो अब रिफॉर्म होगा तो उस रिफॉर्म में जो इंडिया के ऐसे जो जिनके साथ में छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है, जो पिछड़ा वर्ग है उसको कैसे इसमें लाया जाए मुख्य धारा में, तो इसी के लिए सारी वार्ता होनी थी। तो अब ये हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। कहां पर होगी, लंदन में होगी। मैकडोनाल्ड वहां का क्या है, उस समय प्राइम मिनिस्टर है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, फर्स्ट राउंड टेबल। अब यहां पर एक बात ये समझना कि अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ये मान बैठते हैं कि 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। जैसे आप यहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वो 3 स्टेज में हुई है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही है। जब पहले में कोई डिसीजन नहीं हो पाया तो अब क्या हुआ कि सेकेंड एंड थर्ड बुलाई गई। अब इसके पीछे थोड़ा सा आपको और मैं हिस्ट्री में मुझे लेकर के जाना ही पड़ेगा, जो मैं नहीं लेकर जाना चाह रहा था। समझना आप यहां पे, नाइनटीन 1927 साइमन कमीशन आ चुका है। 1928 में एक कांग्रेस का सेशन होना है और उस कांग्रेस के सेशन में चेयरमैनशिप जिसको दी गई है, जो प्रेसिडेंट है वो है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जवाहरलाल नेहरू की हालत वही है जो अकबर के समय में जहांगीर की थी कि जब तक पिताजी बैठे हैं तब तक मौका कैसे मिलेगा, ये उनके साथ प्रॉब्लम है। देखा ये गया कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी और नेहरू रिपोर्ट में जो बातें कही गई थी वो कही गई थी डोमिनियन स्टेटस की। तो मोतीलाल नेहरू ने फिर से जोड़ दिया डोमिनियन स्टेटस के बारे में। अब नेक्स्ट उसके साथ में कांग्रेस का सेशन होना था 1929, लाहौर सेशन था।
लाहौर सेशन में अध्यक्ष बनना था यहाँ पे महात्मा गांधी को। बट गांधी एक बात नोटिस करते हैं कि ये बंदा, ये लड़का जो है लंबे समय से क्या कर रहा है, 1916 से एक बेहतरीन कार्य कर रहा है, इसको मौका नहीं मिल पा रहा है। और गांधी ये बात समझ चुके थे नेहरू को लेकर के। तो अब उन्होंने क्या किया, 1929 का जो कांग्रेस सेशन जिसका प्रेसिडेंट बनना था जवाहरलाल नेहरू को, उस पे महात्मा गांधी को, लेकिन महात्मा गांधी ने ये प्रपोजल जवाहरलाल नेहरू के नाम कर दिया। 1929 वो समय होता है कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और लाहौर सेशन होगा। और 24 में जेल से आने के बाद अब महात्मा गांधी ने क्या किया, एक जमीन तलाशना शुरू किया। और जमीन तलाश हो रहे थे कि कैसे एक नया प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जाए, नया मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए। तो 1928 से ही महात्मा गांधी इस भूमिका में आ गए थे कि हमें करना क्या है। जो इनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। तो उन्होंने कुछ अपना जो वायसराय थे उनके सामने डिमांड रखी और उन्होंने कहा अगर नहीं माना तो हम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। 29 कांग्रेस का सेशन है। इस बीच में अब जब 29 की चेयरमैनशिप आई जवाहरलाल नेहरू के पास, तो नेहरू ने उस समय क्या किया, जो अभी एक साल पहले पिता डोमिनियन स्टेटस की बातें करता है, उस बात को जवाहरलाल नेहरू ने खारिज करते हुए और कहा क्या कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता। तो अब जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वाधीनता की बात करेंगे। तो अब जब छोटे नेहरू बड़े यहां पर बात करेंगे पूर्ण स्वाधीनता की, तो पिता के डोमिनियन स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हुआ, खारिज हो गया। कल हमने आपको बताया था कि पॉलिटिकल बेस के आधार पर स्टेट के 4 टाइप्स होते हैं। तो डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट यहां पर खारिज हुआ और उन्होंने कहा पूर्ण स्वाधीनता हमें चाहिए और हम अपने आप को पूर्ण स्वाधीन घोषित कर रहे हैं और हम 26 जनवरी को क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो अब जब ये बातें हो गई, इसी कांग्रेस के सेशन में गांधी ने क्या किया, अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो प्रपोजल है कांग्रेस के मंच से पास करवा लिया। अब यहां ये भी पास हो चुका है। और कांग्रेस का सेशन जो चलता था वो मंथ के लास्ट 4 दिन चलता था, साल का लास्ट महीना और उस महीने का लास्ट 4 दिन। अर्थात जो कांग्रेस का सत्र चलेगा वो 28, 29, 30, ये 3 डेट होती थी। तो इस दिन में कांग्रेस का सेशन चलता था और रात में इंडिविजुअली लोग बैठ करके सोशल मुद्दे और अन्य मुद्दों पर डिस्कस करते थे। तो अब ये सेशन यहां पर कांग्रेस का हो गया। तो अब कांग्रेस के सेशन के बाद ये प्रपोजल हो गया, यहां पर प्रस्ताव पास हो गया था कि हम क्या करेंगे, 1930 में अब हम यहां पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। उधर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है लंदन में। तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें अंबेडकर जी जाते हैं, अन्य लोग जाते हैं, बट आपकी कांग्रेस नहीं जाती। और कांग्रेस का ना जाना पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट यहां पर ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये फेल हो जाता है। अब ये हुआ कि बिना कांग्रेस के यहां पे कंसर्न कौन देगा और इस पर आप सहमति कैसे बनाओगे। तो सेकेंड राउंड टेबल यहां पर कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को बुलाना है वहां पर। प्लीज 1 मिनट आप वेट करना, मैं आ रहा हूं।
हाँ, तो अब ये समझिएगा कि हम लोग बात कर रहे थे इस पे। तो जब यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब ये चुनौतियां हैं यहाँ पर कि अगर कांग्रेस नहीं आई तो फिर डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो अब उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सेकेंड स्टेज में 1931 में करना है। अब 1931 में करने के लिए अब यहां पर है कि अगर कांग्रेस नहीं पहुंचेगी तो डिसीजन कैसे हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस इंडिया को लीड कर रही है, ये सबको पता है। कांग्रेस का डिसीजन इंडिया का डिसीजन, बाकी सबके अपने इंटरेस्ट हैं। तो इस समय पर हुआ ये, कांग्रेस ने उस प्रपोजल रखा गया कि कांग्रेस को कैसे भी लाया जाए। तो कांग्रेस को लाने के लिए क्या है कि अब जो गांधी की डिमांड है उस डिमांड को यहां पर पूरा करना पड़ेगा। और पूरा करने के लिए अब क्या किया गया कि गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन यहां पर क्या है, वायसराय है। अब गांधी इरविन पैक्ट होगा, उस गांधी इरविन पैक्ट में डिसीजन जो होगा ये फर्स्ट टाइम है इंडिया में और इंडिया के साथ में कि वार्ता जो हो रही है वो आमने सामने हो रही है। इसके पहले प्रपोजल होते थे, अब ये हुआ नहीं। जो भी डिस्कशन होंगे वो टेबल के आमने सामने होंगे। और गांधी वो शख्स है कि फर्स्ट टाइम पर इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुका दिया और आमने सामने टेबल पर बैठ करके वार्ता हुई। गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट से कुछ क्वेश्चन भी गांधी के ऊपर खड़े होते हैं, और क्वेश्चन वो खड़े होते हैं कि आपने क्या किया यहां पर उस पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी का समर्थन नहीं किया। यहां पर जैसे यहां पे समर्थन नहीं, आपने विरोध नहीं किया। गांधी ने कहा क्या था कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दो। ये अपना अलग मत है। देखिए, गांधी ऐसे इंसान थे जो कानून तोड़ने वाले में से नहीं थे। ये हिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि क्यों नहीं किया। गांधी का स्टैंड भी यहाँ पर क्लियर है। हालांकि ये भी था कि अगर इसका गांधी के द्वारा विरोध किया जाता तो जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता थी, हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ता, जैसे ढिल्लो शाहनवाज सहगल के साथ में हुआ था। बट यहाँ पर जिस प्रकार गांधी ने यही कहा राजनीतिक बंदियों का की रिहाई, और इनके ये मुद्दे नहीं उठाए थे जिसको लेकर के गांधी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होता है। बट ये अभी इस क्लास का डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। तो अब ये हो जाता है कि यहाँ पर ये पैक्ट हुआ, और इस पैक्ट के बाद गांधी जाते हैं आपके लंदन। लंदन जाते तो हैं गांधी, लेकिन जिस प्रकार से एक ग्राउंड तैयार किया गया था उस ग्राउंड के आधार पर गांधी आपके घिर जाते हैं। और गांधी ने क्या किया, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो गांधी ने यहां पे क्या कर लिया कि किसी भी प्रकार का कोई कंसर्न नहीं दिया, और इसका परिणाम यह हो जाएगा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाएगी। ये भी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से फिर कोई नहीं जाता, और इसके बाद ये 1932 की होती है, और इसी समय आता है कम्युनल अवार्ड। अब कम्युनल अवार्ड क्या है, जो जैसे 1909 में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरल का स्टेटस दिया गया था, ऐसे ही क्या हुआ 1932 में यहां पर जो इंडिया का जैसे एससी समुदाय के लोग हैं इनको क्या किया गया, कम्युनल अवार्ड दे दिया गया। और इसमें कहा गया कि अब कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरल का स्टेटस दिया गया। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कम्युनल अवार्ड में लोग एक ही समझते हैं, यहां पे मराठाओं को भी दे दिया गया। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि मराठाओं से क्यों नहीं हुई, गांधी एससी को लेकर के क्यों परेशान हुए, क्योंकि समस्याएं ये थी ऐसा भारत का कोई भी गांव नहीं था कि जहां पे सवर्ण और एससी साथ में नहीं रहते हैं। गांधी को एक बात समझ में आ गई थी कि ये आजादी अगले 50 से 70 सालों के लिए टल गई, और अब अगर गांव गांव लड़ेंगे भारत के तब तो ये आजादी संभव नहीं हो पाएगी। तो इसको कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर जो भारत में एससी समुदाय है इनको कम्युनल अवार्ड नहीं उसको धारण करने देंगे। इसी को लेकर पूना पैक्ट होता है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि 1932 का पूना पैक्ट हुआ।
यहाँ पर, और उस पूना पैक्ट में अंबेडकर और गांधी आमने सामने होते हैं और गांधी अंबेडकर को मना ले जाते हैं। और यहीं से क्या हुआ, 1932 वो समय है कि जहां पर पॉलिटिकल आधार पे रिजर्वेशन मिलता है एससी समुदाय को। तो एससी समुदाय को राजनीति में जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है आपका 1932 से। ये और जो उस पे एसटी को मिलेगा ये संविधान के इंप्लीमेंट होने के बाद मिलता है, बारदोलाई कमेटी के माध्यम से। तो ये समझना कि राजनीति में आरक्षण की शुरुआत 1932 से होती है, पूना पैक्ट से होती है। अब ये हो गया। अब इसके बाद इंडिया में इंतजार किसका है, सबको ये लग रहा है कि अब क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बाद जो अब मिलने वाला है हमें, वो मिलने वाला है यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस। इंडिया के लोगों के दिमाग में है, कांग्रेस के दिमाग में है, मुस्लिम लीग के दिमाग में भी है कि मिलेगा डोमिनियन स्टेटस। लेकिन यहां पर कुछ चीजें बदल जाएंगी। बदल क्या जाएंगी, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। इन सब होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप उठाना है इन लोगों को, वो स्टेप जो उठाने वाले हैं उसमें क्या करने वाले हैं, ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के कारण से यहां पर जो चीजें आपकी बदलने वाली हैं वो ये बदलेंगी कि आना था डोमिनियन स्टेटस, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस खारिज कर चुकी थी, लेकिन वो देंगे क्या, एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया यूनियन बनाएंगे इसको। अब जब वो ऑल इंडिया यूनियन बनाएंगे तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई साहब हमारा तो इंटेंशन ही नहीं था, और हम आपसे मांग क्या कर रहे हैं, हम आपसे लंबे समय से मांगे कर रहे थे। जब डोमिनियन स्टेटस की मांग तो 1914 में की गई थी, तो जब मांग 1914 में की गई थी तो अभी तो हमें डोमिनियन स्टेटस किसी भी तरह से चाहिए ही नहीं। तो अब आएगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट ऐसा होगा कि ये इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं होता। अब ऐसा नहीं है, ये अपने आप में अर्धसत्य है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो इंडिया में इंप्लीमेंट होता है, लेकिन वो टुकड़े में होता है। इसका जो प्रोविंस का प्रोविजन है वो तो इंप्लीमेंट हो जाएगा 1935 के समय प्रोविंस में इसका इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाएगा, लेकिन जो सेंट्रल में इंप्लीमेंटेशन करना है वो नहीं हो पाएगा। और ये इंप्लीमेंट होगा आपका 15 अगस्त 1947 से। तो 15 अगस्त 1947 से क्या होगा कि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंप्लीमेंट होता है। और ये जब इंप्लीमेंट होता है ये आपका चलता है 25 जनवरी 1950 तक। ठीक है, तो अब ये समझना आप इस बात को, जो अब हम इसमें आपको बताने वाले हैं आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो ये एक्ट आया और इस एक्ट के प्रोविजन क्या क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको चल करके जो अभी तक मैंने बताया है उसमें आपको हम रिकॉल करवा देते हैं। अब रिकॉल में आप ये समझना कि सबसे पहला आपको डिफरेंस क्या करना है इलेक्शन को लेकर के। अब इलेक्शन जैसे कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, और ये पूछा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। आप ये समझिए कि जहां से ब्रिटेन आए थे क्या उन्होंने वहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया था? आज भी यूरोप के जो डेवलप कंट्री हैं उन डेवलप कंट्री की प्रॉब्लम ये है कि वोटिंग राइट में हिस्सेदारी उन्हीं की होगी जो टैक्स दे रहे हैं। इंडिया में वो कैसे दे देंगे? तो जो आपके यहां पर इलेक्शन प्रणाली हुई तो फर्स्ट प्रणाली आपके यहां पर होती है वो होती है सेपरेट इलेक्टोरल की।
जो पहले मुस्लिम को दिया गया, बाद में एससी समुदाय को दिया गया, हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। दूसरा इन्होंने क्या किया, मताधिकार किसको, अब वोटिंग राइट किसको दिया जा रहा है, जिनके पास एक एसेट है अच्छी, उनको दिया जा रहा है, जो टैक्स दे रहे हैं उनको दिया जा रहा है, जो रजवाड़े हैं उनको दिया जा रहा है। तो यहां पे जब आपसे पूछा जाए वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो ये अपने आप में गलत होगा। सीमित मताधिकार दिया गया था, लिमिटेड लोग हैं जो वोटिंग राइट में हिस्सा ले पाएंगे। तो अब ये समझना, अब 3 एक्ट का थोड़ा सा मैं और अंतर यहां पे कर देता हूं। तो वोटिंग राइट पैटर्न में डिफरेंस आप समझ लो। 1909 में वोटिंग राइट पैटर्न है, वो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरल दिया जा रहा है। 1919 में जिसको सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया वो है आपके सिख। वो कौन है आपके, ईसाई। तो सिख, ईसाई, एग्लो इंडियन, इन सब को क्या हुआ, 1919 में दिया गया सेपरेट इलेक्टोरल। 1935 में जो दिया गया वो दिया गया यहां पर जो महिलाएं हैं और मजदूर हैं, इनको लगभग 10% के आसपास दिया गया था। हालांकि जब इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं था इसका, ये दिया गया। तो इस तरह से ये प्रोविजन यहां पर थी। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं 1935 के इस एक्ट के बारे में, जहां पर आपको थोड़ा सा इसमें समझना ये होगा। अब एक एक प्रोविजन सबसे पहले हम सिनॉप्सिस रेडी कर देते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, और अगर मुझे सुन करके याद कर पाओ तो इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। सबसे पहला प्रोविजन किया गया कि जो हमने बताया था कि प्रोविंस में यहां पर बाई कैमरल गवर्नमेंट थी, तो बाई कैमरल गवर्नमेंट को हटाया गया और ये कहां पर लेकर के गए, सेंट्रल में लेकर के गए। तो प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली हटाई जाती है और ये आपका जो इंप्लीमेंट हुआ वो सेंट्रल में हुआ। सेकंड, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा। इसके अलावा जब एक आप ऑल इंडिया यूनियंस बना रहे हो, फेडरल यूनियन बना रहे हो, आप ऑल इंडिया फेडरल बना रहे हो, तो जब फेडरल कॉन्सेप्ट पे आप आओगे तो इस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका क्या होगा कि अगर, तो इसके लिए क्या हुआ, एक फेडरल कोड बनाई गई। वही फेडरल कोड को 28 जनवरी 1950 को कन्वर्ट किस में कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो अब 20 यही जो आपका फेडरल कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ये फेडरल कोर्ट का कन्वर्टेड रूप है। थोड़ा मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप लोग मुझे संभालना, ठीक है। बट क्लास होगी, जितना होती थे उतना ही होगी। तो अब यहां पे समझिएगा, इसके अलावा एक आज के आपके जो वर्तमान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाई गई है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सीएजी की। तो सीएजी की जैसे पोस्ट की जो व्यवस्था कर दी गई, वो व्यवस्था किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया। सीएजी का कार्य ये होता है कि गवर्नमेंट के कार्यों का ऑडिट करना, और कार्यों का ऑडिट नहीं करना कि जो पैसे आपने पार्लियामेंट से लिया है उस पैसे का आपने सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, तो सीएजी ऑडिट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही चीज से डरती है, और वो एक व्यक्ति होता है, वो सीएजी होता है। उसकी एक रिपोर्ट पूरी की पूरी सरकार को उखाड़ फेंकती है। तो सीएजी जैसे पद का भी प्रावधान इसी में किया गया। इसके अलावा एक प्रोविजन ये किया गया कि ऑर्डिनेंस निकालने का अधिकार 1861 में हमने बताया था कि गवर्नर जनरल को दिया गया था, बट यहां से 1935 में भी क्या होगा कि ऑर्डिनेंस निकालने का अधिकार दिया जाएगा। और आज जो आपके प्रेसिडेंट को मिला हुआ है आपके संविधान के आर्टिकल 123 के तहत, वो प्रोविजन भी आपके इसी में था। तो यहां से ऑर्डिनेंस निकालने का अधिकार भी उनको दिया जाएगा। इसके अलावा
जो चीजें हो रही होंगी, ऑर्डिनेंस निकालने का अधिकार, सीएजी जैसे पोस्ट को बनाना, रिजर्व बैंक, अब अगर आप ऑल इंडिया फेडरल्स बना रहे हैं तो आपको सेंट्रल बैंक की आवश्यकता होगी। तो 19, हालांकि इसके लिए 1934 में ही एक्ट आया था, लेकिन इसमें भी प्रोविजन था इसका, तो आरबीआई की स्थापना कर दी गई। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट बनाए जाएंगे, 3 सब्जेक्ट बनाए जाएंगे आपके, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो आपकी यहां पर यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट पर यहां पे कानून बनाने का अधिकार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट पर प्रोविंस बनाएंगे, जो कहीं नहीं लिखा है उस पे कानून बनाने का अधिकार किस पर है, वो सारी की सारी शक्तियां सेंट्रल को दे दी जाएंगी, जिसे बोलते हैं अवशिष्ट ये शक्तियां, तो वो दे दिया जाएगा उनका। तो ये भी प्रोविजन इसमें कर दिया गया। तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस तरह से डिटेल है कि ये पूरा अपने आप में एक संविधान था पूरे भारत को गवर्न करने का। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 321 आर्टिकल थे। ये अगर इतना शानदार ये था तो ये फंस कैसे गया? अब इसी में एक दो चीजें और थी। ब्रिटिश ने क्या किया था, एक वार हुआ था, और थोड़ा सा पीछे लेकर के आपको बता रहा हूं। इस एक्ट से क्या हुआ कि जो बर्मा है, बर्मा मतलब म्यांमार, तो म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। अब क्या अब एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने म्यांमार पे कंट्रोल किया था? तो नहीं, भारत ने कंट्रोल नहीं किया था, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया था। और ये कैसे हुआ था? हिस्ट्री में आप पढ़ते हो 1824 का एंग्लो बर्मा वार। उस एंग्लो बर्मा वार में हुआ ये कि जो आपका अहोम साम्राज्य है असम का, उस समय असम तो था ही नहीं, ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है अहोम साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो बर्मा का हस्तक्षेप बार बार होता था। अब बर्मा का मतलब ये मत समझ लेना कि किसी का नाम राकेश वर्मा है तो उनको आप ले लो। बर्मा का मतलब हम कंट्री म्यांमार की बात कर रहे हैं। तो इनका हस्तक्षेप हो रहा था। तो उस समय पर गलती क्या कर दिया, अहोम साम्राज्य को लगा कि हम ब्रिटिश से हेल्प ले लेते हैं, और हेल्प लेकर हम क्या करेंगे, हम बर्मा को हराएंगे, और हराने के बाद हमारा क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। ब्रिटिश की एक चीज बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि भाई साहब कुछ आपको हमसे चाहिए तो बदले में तुम क्या देने वाले हो हमें। यहां पर बार्गेनिंग बहुत तगड़ा वो करते थे। और ये भी है कि जो आज कश्मीर इंडिया का पार्ट है, मैं बताऊंगा, वो उन्हीं की देन है। अगर सरदार पटेल और नेहरू की बात करते तो कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं हो पाता, वो भी ब्रिटिश की ही देन है। और फंसा भी है तो भी ब्रिटिश की देन है, और है तो भी उन्हीं की देन है। मैं बताऊंगा इसको। तो अब ये समझना कि जब ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सपोर्ट कर देता हूं। और 1824 में जब उन्होंने अपनी आर्मी उतारी वहां पर, तो बर्मा को पीट के आए, और पीटने के बाद कई क्षेत्रों पर बर्मा पे कंट्रोल भी कर लिया। अब कंट्रोल करने के बाद अहोम को लग रहा है, अहोम शासकों की ये वहां से जाएं, तो कहे अगर मूर्खों में यहां से गया तो अब बताइए कि तुम्हारा प्रोटेक्शन कौन करेगा। तो हम हैं इसलिए तुम सुरक्षित हो, इसलिए हमें यहाँ पर एक एरिया चाहिए जहां पर हम अपनी डिफेंस यहाँ पर रख सकेंगे, जिससे क्षेत्र सुरक्षित हो। और इसी बीच में उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्या किया, मूवमेंट करा लिया। और पाया क्या कि ये तो ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर कैश क्रॉप कर सकते हैं, और कैश क्रॉप करने के लिए वो बेहतरीन जगह थी। और 1824 के आसपास ये होता है, और 1850 आते आते वहां पर ऑयल के कुएं मिल जाते हैं। और इसी समय उन्होंने कंट्रोल करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, और यहां तक कि 1873 आते आते एक लॉ बना देते हैं। और वो लॉ बना देते हैं बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऐसा करके, और उसके तहत उन्होंने क्या कर दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया कि अब कोई इंडिया का व्यक्ति वहां आएगा ही नहीं, और आएगा तो परमिशन लेकर के आएगा। और उसी बंगाल रेगुलेशन फ्रंटियर एक्ट का कन्वर्टेड रूप जो इस समय इंडिया में है, जिसे आप पढ़ते हो आईएलपी, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर एंट्री करनी है तो आपको आईएलपी कार्ड लेकर के जाना होता है।
और ILP कार्ड एक परमिशन कार्ड होता है, बिना उस परमिशन कार्ड के आप घुस नहीं सकते हो, और उसमें लिखा होता है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ये उस समय कर दिया। तो 1824 में जब उन्होंने बर्मा को हराया था तो उसी समय पर काफी क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लिया था। तो 1935 में एक प्रोविजन किया गया और उसमें कहा गया कि जो बर्मा का प्रशासन है वो यहां से इंडिया के प्रशासन से अलग किया जाता है। मतलब अब यहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उसका कंट्रोल वहां के शासकों पर छोड़ रही है। ये प्रोविजन यहां पर था 1935 में। तो अब ये सारी चीजें हुई, तो अब 1935 का अगर एक्ट इतना बेहतरीन है तो फिर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, एक क्वेश्चन तो खड़ा होता है। और क्वेश्चन जब ये खड़ा होता है कि क्यों नहीं हो पाया, तो अब ये समझना कि क्यों नहीं हो पाया उस पर मैं बताता हूं। सेंट्रल में दो हाउस हैं, एक है केंद्रीय विधानसभा और एक है केंद्रीय विधान परिषद, और ये नहीं हो पाया तो इसको नहीं होने दिया राजाओं ने। और इसमें प्रोविजन ये था कि जो विधानसभा है उसको आज का लोकसभा समझिए, और जो विधान परिषद है वो आज की राज्यसभा है। तो अपर हाउस जो केंद्र जो विधान परिषद है, टेक्निकली उसमें राजाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें नॉमिनेट होकर के जाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो करके जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि राजाओं को जनता के बीच में नहीं जाना पड़ेगा, टेक्निकली यही होना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ राज्यसभा पराजितों की शरणस्थली है, विधान परिषद चादर बिछाने वाले लोगों की जगह है, शक्ति प्रदर्शन लोकसभा विधानसभा से होता है। तो अब यहां पे जब केंद्रीय विधान परिषद में जहां पे राजाओं को नॉमिनेट किया जाना था और इनडायरेक्ट चुन करके भेजना था, वहां पे राजाओं की संख्या क्या हुई, वहां पर इनकी सीटें कम कर दी गई। अब ये समझना क्यों कम किया जा रहा है, जबकि जो केंद्रीय विधानसभा है वहां पर इनकी संख्या कम होनी थी, जनता के इंडिया के लोगों के जो है मेंबर उनके ज्यादा होनी थी, लेकिन वहां पे क्या कर दिया गया, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। गेम इसे समझना कि गेम क्या हो रहा है, अपर हाउस में संख्या कम और लोअर हाउस में संख्या ज्यादा। ये इसलिए किया जा रहा है कि जिसे चेक बैलेंस बना रहे, कि राजा अपर हाउस में भी है, राजा लोअर हाउस में भी है, तो जिससे हमें कोई बिल पास कराने में आसानी होगी। क्योंकि इंडियन तो क्या करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन जो ये प्रिंसली स्टेट के राजा हैं इनका गला तो मेरे हाथ में है, ये कैसे ना मानेंगे, इसलिए सब किया गया। लेकिन राजाओं के साथ में प्रॉब्लम क्या है, राजा कह रहे हैं मैं राजा, सुबह उठते आवाम हमारे सामने खड़ी होती है, महाराजा धीराज का नारा लगता है, और मैं वोट मांगने जाऊंगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, ये उनके अहम की बात थी। तो यहां पे राजाओं ने विरोध कर दिया, और राजाओं के विरोध करने के कारण से ये एक्ट नहीं पास हो पाया था। अब इस 1935 के एक्ट के माध्यम से इंडिया में जो इलेक्शन होना है वो इलेक्शन होना है 1937 में, और 1937 इंडिया का वो समय होगा कि यहीं से तय हो जाएगा कि अब हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रहेंगे। ये वो समय होगा। आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग क्लास में बिल्कुल कहीं ना कहीं एकाग्रता से सुनने की कोशिश करना। बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों मैं करूंगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम छोड़ के नहीं जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वो बचे, ये प्रॉमिस है मेरा। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं बताने चाह रहा हूं, और यहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके आजादी को लेकर के भी। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये आपका इंप्लीमेंट होगा 1937 में, और 1937 में आपके यहां इलेक्शन होना है। अब जब ये इलेक्शन होना है तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इंडिया में 11 प्रोविंस बनाए गए। अर्थात एक तो ऑल इंडिया संघ है जिसको गवर्नर जनरल डील कर रहा है, लेकिन उस पूरे प्रशासन को 11 यूनिट में बांट दिया गया।
जैसे आज भारत में 28 राज्य हैं, तो ऐसे डिवाइड कर दिया गया। अब जब इतने यूनिट बना दिए गए यहां पर, तो अब इस जब इलेक्शन होगा 1937 में, तो इन सारे 11 स्टेटों में होगा। अब यहां पर एक ट्विस्ट समझना, तो पहला जो आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्लियर करिए। 1935 के एक्ट के तहत जो ये 11 प्रांतों में इलेक्शन होने हैं वो इस एक्ट के तहत होंगे 1937 में। तो 1937 में जो 11 प्रोविंस में इलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत होगा। और इसमें प्रोविजन था कि अब प्रोविंस से हम क्या कर रहे हैं, जो दोहरी शासन प्रणाली है, बाई कैमरल व्यवस्था है, उसको हटाया जा रहा है। लेकिन अब इलेक्शन जो सेंट्रल में होगा, केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद का, वो जो चुनाव होगा वो 1919 के एक्ट के तहत होगा। तो वो जो होना है वो 1919 के एक्ट से होगा। तो ये अंतर समझना कि केंद्र का चुनाव 1937 में 1990 के एक्ट से हो रहा है, जबकि प्रांत का चुनाव, प्रोविंस का चुनाव जो 11 स्टेट में होगा वो 1935 के एक्ट के प्रोविजन के तहत हो रहा है, क्योंकि राजाओं ने विरोध किया था इसका। तो 1935 के कई प्रोविजन हैं ऐसे जो लागू हो पाए, पूरी तरीके से ये लागू नहीं हो पाता, लेकिन शानदार एक्ट है। और ये ऐसा एक्ट है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 200 आर्टिकल को यहां से कॉपी किया है, सेम उठा लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या भूमिका आपके इस एक्ट की है कि 200 आर्टिकल सीधा सीधा संविधान में उठा लिए गए हैं। तो अब जब 1937 का इलेक्शन है, तो अब क्या हुआ, कांग्रेस भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करेगी। 1909 में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरल का स्टेटस है। तो जब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरल का स्टेटस है, तो अब ये समझना कि अभी जो इंडिया में चुनाव होता है, अब सपोज लखनऊ सीट अभी 80 सीट हो जाए, अगर होती, तो यहां पे कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता, मान लीजिए राहुल नाम का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो यहां पे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने सारे लोग हैं सब उसको वोटिंग करेंगे। लेकिन जब सेपरेट इलेक्टोरल का मतलब है कि कैंडिडेट भी वही समुदाय का होगा और वोटिंग करने वाले लोग भी उसी समुदाय के होंगे। अब जब 1937 का इलेक्शन हुआ, तो इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट दिया और कांग्रेस ने अपना दम दिखाने के लिए उस सीट पर कांग्रेस ने भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट दिया। यहां पर रिजल्ट ये आया कि 11 स्टेट में इलेक्शन है और उस 11 में 6 स्टेट ऐसे हैं कांग्रेस फुल मेजॉरिटी के साथ है, 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर उसने क्या किया, अलायंस के साथ गवर्नमेंट बना ली, गठबंधन के साथ। तो 8 हो गए, बचे 3 स्टेट। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनाती है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सरकार बनाती है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक ही जगह है कि जहां पर जाकर के मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। अब ये समझना कि ये एक जगह बनती है, और आपका जो ये यहां पर संयुक्त प्रांत यूपी है, मध्य प्रांत, बरार, इन सब जगह पर क्या होता है, इन सब जगह पर होता है कि जो मुस्लिम लीग का मुस्लिम कैंडिडेट है वो कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट से हार जाता है। 1937 की हार, 1937 की हार जिन्ना के स्वाभिमान पर वो अपने आप में प्रहार था कि जिन्ना को एक बात समझ में आती है, अभी जिन्ना सेपरेट पाकिस्तान थोड़ी मांग रहा है, वो कह रहा है हमें ऑटोनॉमस एरिया दे दो। अब एक बात यह भी समझ लेना, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा वर्ड बोलूं कि जिसके कारण से आपको समझ ना आए, और ये समझना कि इस एग्जाम में शब्दों का खेल होता है। तो जब हम व्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं स्वतंत्रता,
और जब हम इंस्टीट्यूशन की आजादी की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्वायत्तता, कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है। जब इंस्टीट्यूशन की आजादी तो ऑटोनॉमस है, और जब व्यक्ति की बात करते हैं तो स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब स्वतंत्रता में भी दो शब्द हैं, अब एक है लिबर्टी और एक है फ्रीडम। अब आपके संविधान सभा के लोग ऐसे तो बेवकूफ नहीं थे कि उनको मजा आ रहा है तो एक जगह उन्होंने फ्रीडम लिख दिया, एक जगह लिबर्टी लिख दिया। फ्रीडम का मतलब भी स्वतंत्रता होता है, लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होता है, लेकिन बताऊं बच्चों, दोनों में अंतर है। हिंदी में दोनों का मतलब स्वतंत्रता है, बट जैसे लिबर्टी का मतलब होता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड जो आपकी फ्रीडम है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम क्या हो जाती है, लिबर्टी होती है, कि कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। और कुछ भी करने की स्वतंत्रता इस दुनिया में एक ही देश के पास है, और वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कि जहां लिबर्टी है। जबकि इंडिया के हमने प्रियम्बल में क्या लिखा है, लिबर्टी, लेकिन जैसे ही आपके लिबर्टी को रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है वो रूप धारण कर लेती है फ्रीडम का। तो अनरिस्ट्रिक्टेड जो आपकी यहां पर जो लिबर्टी है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड जैसे ही आपके लिबर्टी को रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा वो फ्रीडम का रूप धारण कर लेती है। तो रिस्ट्रिक्टेड लिबर्टी इज कॉल्ड फ्रीडम। समझ नहीं है, लिबर्टी का मतलब बिना रोक टोक के कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। अब जैसे घर में आप बैठे हैं, आपके सामने चाय रखा हुआ है और आप नहीं पी रहे हैं, घर पे आकर के किसी ने टोका क्यों नहीं पी रहे हो, ये लिबर्टी नहीं है, ये फ्रीडम है। और आप जैसे, तो अब जैसे ही किसी भी प्रकार का दखलंदाजी हुआ वो फ्रीडम का रूप धारण कर लेता है। तो हमने लिबर्टी ना चुन करके फ्रीडम क्यों चुना, क्योंकि हम एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगे थे, और आज भी हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हमें जितना ज्यादा खतरा पाकिस्तान से, बांग्लादेश या अन्य जगह से है, उससे कम खतरा हमें देश के अंदर नहीं है। हमें नक्सलियों से खतरा है, वामपंथियों से खतरा है, ऐसे विभिन्न प्रकार के हमें देश के अंदर खतरा है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में हमने लिखा है, पूरे आर्टिकल में हमने ड्यू प्रोसेस लॉ का पालन किया, बट हमने 21 में जो लिखा, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और उसमें सीधा सीधा कहा गया कि जो आजादी हमें मिली है उस आजादी को अगर छीनने का किसी ने प्रयास किया तो हम उस व्यक्ति की आजादी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून में जो स्थापित प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम छीन लेंगे, और उसे हम शारीरिक रूप से बंदी भी बना लेंगे। और अगर उसके कार्य ऐसे हैं जिससे समाज में दहशत फैली है तो हम उसे फांसी की सजा भी दे देंगे। ये आर्टिकल 21 प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का पालन करने की बात नहीं करता है। तो सबका एक अपना अलग मतलब होता है। तो समझना कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो ऑटोनॉमस की वो मांग कर रहा है, वो कह रहा है हमें इंडिया से अलग होना ही नहीं है, हमें एक ऑटोनॉमस स्टेट दे दो, ध्वज इंडिया का रहेगा, व्यवस्था हम अपने आधार पे चलाएंगे। तो अब आप ये समझिए, 1937 का चुनाव, जिन्ना, यहां पर जिन्ना की, यहां पर शर्मनाक हार। मुस्लिम जिन्ना के दिमाग में एक बात बैठ गया कि नहीं, अगर हम रह भी गए तो हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो अब आगे क्या होने वाला है, आगे होने वाला है कि 1939 कांग्रेस के सेशन है। 38 में कांग्रेस सेशन को लीड करने वाले व्यक्ति हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। 1939 में भी चुनाव होगा, और उस इलेक्शन में दो उम्मीदवार होंगे, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे गांधी जी के चहेता पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस उनको हराते हैं, लेकिन जब गांधी जी का विरोध होता है तो वो रिजाइन कर देते हैं। पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के चेयरमैन बनेंगे। और 1939 ही वो समय होता है कि जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा।
तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट होगा और ये 1945 तक चलता है। ये वो समय है कि जहां पर ब्रिटिश को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? भारत की है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जरूरत भारत की है तो इस समय ब्रिटिश क्या करे कि जिसके कारण से भारत क्या करे, इनकी मदद कर दे। तो भारत मदद करे, इसके लिए ब्रिटिश को जो आवश्यक है कि भारत की जो मांग है, और भारत की मांग का मतलब कांग्रेस की मांग को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वो कांग्रेस की मांग को एक्सेप्ट कैसे करे? अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, अपोजिशन लीडर बना बैठा था उस समय ब्रिस्टल चर्चिल। मैं अपनी लाइफ में 2-3 व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूं, और मुझे लगता है कि हर ऐसा व्यक्ति जो अपने लाइफ में कुछ एम्बिशन रखता हो और जो कुछ करना चाहता हो, खास करके जो ब्यूरोक्रेसी में ही जाना चाहता हो, उसको 2-4 व्यक्तियों को अपनी लाइफ में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। एक तो बैरम खान, बहुत शानदार कहीं ना कहीं उसका जो वो है बैरम खान का। दूसरा अगर मैं बात करें तो एज ए पॉलिटिकल लीडर की बात करें तो ब्रिस्टल चर्चिल शानदार लीडर है। अब अगर वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, हमें लेकर के निगेटिव है, इसके आधार पर हम उसको बुरा नहीं मान सकते। हम उसके उस चेयर की प्रशंसा करते हैं कि जिस चेयर पर वो बैठा है और जिस मामले में ब्रिटेन का एयरफोर्स कमजोर है और उस सेकेंड वर्ल्ड वार में अपने साहस के साथ वो लड़ रहा है, अमेरिका में स्टेटमेंट देता है और पूरे अमेरिकन उसके कारण से मोहित हो जाते हैं। जो अपोजिशन में बैठा हुआ है और सारे वहां का उस समय सीटेड प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है और वो कहता है कि वहां पर आप प्राइम मिनिस्टर बनो, और उसको वहां पर ब्रिटेन में नेशनलिस्ट एक गवर्नमेंट बनती है। सारे दल मिलकर के सरकार बनाते हैं और सर्वसम्मति से ब्रिस्टल चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति है, स्टेटमेंट देता है, वो कहता है जब मैं पूरे दुनिया को हरा के अपने कदमों में डाल रहा हूं तो मैं अधनंगे फकीर के सामने झुक जाऊं। भारत को लेकर के उसका स्टेटमेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट वो देता है कि मैं ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश क्राउन का प्रधानमंत्री मैं इसलिए नहीं बना हूं कि उनके साम्राज्य का एक भी इंच का टुकड़ा मैं गंवा दूं। ये ब्रिस्टल चर्चिल का स्टेटमेंट होता है। एक शानदार प्राइम मिनिस्टर कि हारा युद्ध क्या हुआ, ब्रिटिश राजा के ला करके कदमों में रख दिया जिता करके, तो ब्रिस्टल चर्चिल है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ इस समय पर जो उस समय ब्रिटेन के मित्र हैं। अब ब्रिटेन के मित्र कौन है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इन सब ने क्या किया? जो चाइना है, चाइना ने भी हमारे आजादी की समर्थन किया था। तो चाइना दो है, एक चाइना रिपब्लिक और एक चाइना जो इस समय माओइस्ट वाला है। तो जो चाइना रिपब्लिक है जो ताइवान में है, वो भी हमारे आजादी का समर्थन किया। तो अब इस बीच में हो ये रहा है कि बिना कांग्रेस के कंसर्न लिए और सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस को शामिल कर लिया, भारत को शामिल कर लिया गया। कांग्रेस इस बात को लेकर के खफा हुई और वो खफा होकर के क्या करती है, 8 प्रोविंस में जो उनकी गवर्नमेंट थी वो 8 प्रांत से एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। इस बात को लेकर के दो बहुत प्रसन्न हुए, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा अंबेडकर। इन लोगों ने सेलिब्रेशन किया, मुक्ति दिवस में मनाया कि कांग्रेस से हमें छुटकारा मिल गया। लेकिन कांग्रेस का कद बड़ा हो चुका है, दुनिया के स्तर पर यह पता है कि भारत को लीड करने वाली पार्टी कांग्रेस है। अब इस बीच में जब यह हुआ तो इसी समय पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इनके ऊपर दबाव बनाया, ब्रिस्टल चर्चिल के ऊपर। और दबाव कहां बनाया? एक है आपका अटलांटिक सागर। तो जब ये लोग स्टीमर से पार कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि अगर युद्ध जीतना है तो भारत का समर्थन लीजिए, और भारत का समर्थन मिलने के लिए आपको भारत को आजाद करना होगा। इंटेंशन ही नहीं है भारत को आजाद करने का, तो जब भारत को इंटेंशन ही नहीं है आजाद करने का तो उन्होंने कहा ठीक है।
अगस्त प्रस्ताव आता है सबसे पहले 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में कहा यह जाता है कि ऐसा करिए, हम आपको जैसे युद्ध खत्म हो जाए तो आप अपना संविधान बना लेना और हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देंगे। इसको मजाक में लिया जाता है, भाव ही नहीं दिया जाता अगस्त प्रस्ताव में। इंटेंशन नहीं है, बस ब्रिस्टल चर्चिल को यह दिखाना है कि हम तो उन्हें आजाद करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही आजाद नहीं होना चाहते। जब ये फेल हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940 का, तो अब क्या होगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स के उसमें अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाएगा। और क्रिप्स मिशन भारत आएगा। क्रिप्स मिशन आता है तो उसमें लिखा क्या होता है कि अभी आप समर्थन करिए और जब हम युद्ध खत्म हो जाएगा तो युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आप अपना संविधान बना लेना और अपने संविधान बना लेना, अपने अनुसार चलाना। इसी को गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, कि आप एक ऐसी चेक दे रहे हो जिसकी डेट बाद में है। और इतना भरोसा टूट चुका था कांग्रेसी नेताओं के कि वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। जब उन्होंने कहा कि हम युद्ध समाप्त होने के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तो गांधी ने कहा अब तुम ना दोगे, अब तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे और अपने तौर पर ले लेंगे। अब क्रिप्स मिशन को इसलिए कांग्रेस ने खारिज कर दिया क्योंकि जो बातें थी वो युद्ध खत्म होने के बाद थी। मुस्लिम लीग ने क्यों खारिज किया? मुस्लिम लीग इसलिए खारिज कर दी क्योंकि उसमें कहीं लिखा ही नहीं गया था सेपरेट पाकिस्तान। तो जब सेपरेट पाकिस्तान उसमें कहीं लिखा ही नहीं गया है, तो इसलिए क्या किया मुस्लिम लीग ने, इसको खारिज कर दिया। अब यहां पे क्रिप्स प्रस्ताव भी पूरी तरीके से, हालांकि क्रिप्स कई बार मिलने की कोशिश किया, गांधी से मुलाकात हुई अलग अलग स्टेज पर, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल पाया। थोड़ा सा पीछे मैं बताता हूं आके। इसी बीच में जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो जब कांग्रेस ने अपने 8 प्रोविंस से इस्तीफा दिया, तो 1940 का एक कराची सेशन होना है और मुस्लिम लीग का सम्मेलन है। मुस्लिम लीग के कराची सम्मेलन में उस समय एक बातें रखी गई, और वो बात क्या रखी गई, उसमें कहा गया कि सेपरेट पाकिस्तान। तो सेपरेट पाकिस्तान वो 1937 के हार का परिणाम था कि यहां पर उन्होंने क्या कहा कि हम सेपरेट पाकिस्तान, हमें चाहिए क्या कि अब हम पृथक पाकिस्तान लेंगे। ये किस बैठक में मांग की गई? तो मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन है जहां पर ये पृथक पाकिस्तान की बात कही जाती है। तो अब यहां से पृथक पाकिस्तान की बात कर दी गई। इधर 1942 आ गया और जहां पर क्रिप्स मिशन आया है। इसी बीच में क्या हुआ, ये हिस्ट्री में सर आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो अब जो आपका आईएनए है, ये क्या हुआ है, जो सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे हैं, इसने जापान की सहायता ली है और सेकेंड वर्ल्ड वार में जहां जहां ब्रिटिश हैं और जैसे जैसे जापानी सेना जा रही है, उस जगह पर ब्रिटिश हारते जा रहे हैं। तो जब उस जगह पर हारते जा रहे हैं और ये सेना आगे बढ़ रही है, गांधी जब ये देखते हैं तो गांधी को लगा कि आजादी फंसी भारत की, और अब ये आजादी कम से कम 50 साल के लिए फंसी। अब आप ये समझना, लोग गांधी को 4 लाइनें सुन करके गांधी का मूल्यांकन करते हैं, नेहरू का मूल्यांकन 4 लाइनें सुन करके करते हैं। गांधी बनना आसान है क्या? नेहरू बनना आसान है क्या? इस देश में कोई 10 बार प्राइम मिनिस्टर बने और कितनी बार भी जन्म ले ले, नेहरू बन सकता है क्या? गांधी बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ये समझना, क्योंकि फाउंडर मेंबर की आप बराबरी कैसे करोगे? अब गांधी ये देखता है, उसको लगा कि अब समझना कि आजादी के रास्ते में अवरोध कितने आ रहे हैं।
थोड़ा सा मैं ब्रेक करके आपको बता रहा हूं। पहला अवरोध आपके आजादी के रास्ते में बंगाल विभाजन करके हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो। दूसरा 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल दे दो। दूसरा विभाजन, दूसरा आपके रास्ते में रोड़ा क्या आया? अब यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग है। उधर 1917 में रसिया में क्या हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है, और कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, कम्युनिस्टों की सत्ता, मार्क्स विचारधारा। 1920 में मॉस्को रसिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाती है, मानवेंद्र नाथ राय बना लेते हैं। 1921 में इंडिया की वो धरती पर उतार देते हैं। कम्युनिस्ट किसकी बातें कर रहा है? कम्युनिस्ट जो लेबर क्लास, मजदूर और बैकवर्ड क्लास को पीछे लेकर के चल रहा है। तीसरा फ्रंट बन गया आजादी के रास्ते में। इसको रोकने का प्रयास किया, इसको रोकने का प्रयास कर लिया गया 1931 में। और जब ये देखा गया, आपको मैं बताऊंगा ए.के. गोपालन केस पॉलिटी में। ए.के. गोपालन इतने शानदार कांग्रेसी नेता, और उस ए.के. गोपालन को आजादी के पहले भी वो जेल में थे, और जैसे देश आजाद हुआ ए.के. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत 1950 में संविधान लागू होने के बाद जैसे देश आजाद हुआ, उसके बाद भी उनको जेल में डाला गया। और जैसे 1950 में आपका संविधान लागू हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उठा के जेल में डाल दिया गया था। कम्युनिस्ट, ये जो एक अच्छे समाजवादी नेता वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हो जाते हैं। तो कम्युनिस्टों का इस प्रकार से, इसको कांग्रेस ने क्या किया 1931 में। अब यहां पे समझना, कम्युनिस्ट खड़े हो गए। 1927 में अंबेडकर खड़े हो गए। अब अंबेडकर का मैं विरोध नहीं करता, अंबेडकर अपनी जगह पर सही है, लेकिन अंबेडकर एक ऐसे फ्रंट पर आके खड़े हो जाते हैं कि जहां पर उनके लिए समाज आजादी का प्राथमिकता था। तो उनके लिए समाज की आजादी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि गांधी के लिए देश की आजादी महत्वपूर्ण है। अब यहां पे 1931 में गांधी क्या करते हैं, गांधी क्या, कांग्रेस की बात कर ले, कराची सेशन हुआ, और कराची सेशन में कम्युनिस्टों को सिक्सर मार करके और क्या किया कि पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया। और कांग्रेस ने कहा 1929 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी, जब नेहरू जी ने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, संपूर्ण आजादी चाहिए, और 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। जबकि 1931 में कराची सेशन हुआ, और उस कराची सेशन की जो चेयरमैनशिप थी, अध्यक्ष थे, वो थे आपके सरदार पटेल। और यहां पे इंडिया के सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा की गई, और यहां पे कहा गया कि आजाद भारत कैसा होगा। तो सामाजिक स्वतंत्रता में कहा गया कि आजाद भारत वो भारत होगा कि जहां पे धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान, रेस, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यही आपके आर्टिकल 15-16 का पार्ट है। आर्थिक आजादी की घोषणा कैसे की गई? कहा गया कि आजाद भारत वो भारत होगा जहां पे उत्पादन कर नहीं लगाया जाएगा। अब जब उत्पादन कर नहीं लगाया जाएगा, तो ऋग्वैदिक काल से लेकर के और 1931 तक अगर बात कर लें, ऐसा कौन सा शासक था जो हिंदू और मुस्लिम था, नहीं था, कि जिसने कर न वसूला हो जनता से, और ये सबने यही वसूला, सबके इकोनॉमी का जरिया था। तो उन्होंने कहा आजाद भारत वो भारत होगा जहां पे किसानों से उत्पादन कर नहीं लिया जाएगा। और कांग्रेस के मंच से बोलना मतलब देश की सरकार का बोलना, और सारे के सारे किसान शिफ्ट होने लगे कांग्रेस के रास्ते पर, कांग्रेस में शामिल होने लगे कि कांग्रेस ने ऐसा अनाउंस कर दिया, तो क्यों इस पार्टी में जाना कम्युनिस्टों में। और यही वो समय है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आकर के क्या करते हैं, किसान सभाएं करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, इस कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि हम हैं, जो आज तक आपके साथ हुआ वो हम आपके साथ नहीं होने देंगे। कम्युनिस्टों को एक यहां पर 1931 में बैटिंग करके निपटा दिया। कम्युनिस्ट का यहां पर ग्राउंड पर उनको धीरे धीरे करके खत्म करने लगे।
1932 में जो आजादी फंस रही थी, ब्रिटिश ने फंसाया था कम्युनल अवार्ड दे करके, उसको क्या किया गांधी ने, पूना पैक्ट करके और उनसे बोला अंबेडकर से कि भाई जितना तुमको उन्होंने कम्युनल अवार्ड में सीटें दिया है उससे ज्यादा देंगे, लेकिन हम किसी भी प्रकार से हम सेपरेट इलेक्टोरल नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये मैनेज कर लिया गया। लेकिन अब ये समझना कि 3 बार ऐसा हो चुका है आजादी की लड़ाई, आजादी को अवरुद्ध करने के लिए। चौथा अवरुद्ध यहां पर हो रहा है कि जापानी सेना आगे बढ़ रही है। अब गांधी की व्यथा समझना, गांधी को ये बात पता, गांधी को ये लग गया कि भारत की आजादी गई 50 इयर्स, तो गांधी इस आजादी को बचाने का प्रयास कैसे करेंगे? गांधी इस आजादी को बचाने का प्रयास करेंगे 8 अगस्त 1942। बंबई में ग्वालियर टैंक पड़ता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें एक बैठक बुलाई कांग्रेसियों की, और कांग्रेसियों से कहा क्या कि भारत खतरे में पड़ने वाला है, और खतरे में इसलिए पड़ने वाला है कि अगर जापानी सेना भारत में प्रवेश कर गई, अगर जापानी सेना भारत में प्रवेश की, तो अब इंडिया की धरती पर 2 महाशक्तियां आपस में लड़ेंगी, एक तो ब्रिटेन और दूसरा जापान, और दोनों में से जो हराएगा वो इंडिया पर हुकूमत करेगा। तो अब आपके ग्राउंड पे 2 महाशक्तियां लड़ेंगी और इसमें से जो हराएगा इंडिया उसका होगा, और फिर हमें इन दोनों महाशक्तियों से लड़ करके आजादी प्राप्त करनी होगी। और अगर इस समय नहीं रोका गया तो जो आजादी है ये आजादी अगले कम से कम 50 साल के लिए बाधित। ये गांधी की पीड़ा है। और लोग 4 लाइन समझ करके, 4 लाइन कहीं से सुन करके गांधी का मूल्यांकन करते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है? अब गांधी, अबे समझना, जो गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, वकील कोर्ट नहीं जाएंगे, नौकरी वाले नौकरी पर नहीं जाएंगे, सिपाही रिजाइन कर देंगे, वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जो जहां पे हो वहीं रहना है, सिस्टम में बने रहना है। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि जो भी फोर्स हैं, जो भी सेना के जवान हैं, जो भी पुलिस में हैं, वो भारतीयों को, अपने लोगों पर गोली ना चलाएं, यही बहुत बड़ा सहयोग होगा। और वो कहता है जो जहां है वहीं रहेंगे, और हर व्यक्ति को यहां पर, उन्होंने कहा कि जैसे ये मूवमेंट हमारा स्टार्ट होगा हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे, मुझे ये भी पता है, क्योंकि यहां पर वो उसमें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 इंप्लीमेंट कर दिया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून की। आज अगर इस समय युद्ध हो रहा है तो आप ऐसी कोई गतिविधियां नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हम सब अरेस्ट हो जाएंगे। इस क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा होगा जो गांधी बनकर लड़ेगा। हर व्यक्ति गांधी बन के लड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई यहां पर लड़नी है। गांधी ये बातें करता है यहां पर। अब ये मूवमेंट, ये 8 को बैठक होती है, 9 अगस्त को स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, और सारे के सारे बड़े जो लीडर हैं, ऑपरेशन 0 आवर्स, मतलब आंदोलन शुरू होने के पहले ही इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अब एक बात समझिएगा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो गांधी नॉन कॉपरेशन में एक छोटी सा इंसिडेंट होता है चौरी चौरा, वहां वो आंदोलन को पूरी तरीके से सस्पेंड कर देता है। वो कहता है डू एंड डाई, और कहता है अंग्रेजों भारत को भारत के लिए छोड़ो, ना कि जापानियों के लिए। वो कहते हैं यही वो समय है, अगर आपने आंदोलन नहीं किया तो अगर जापानी फोर्स इंडिया में प्रवेश की, आजादी 50 साल के लिए हो जाएगी, और इसलिए इसे रोकने के लिए कुछ करना है। ठीक है, डू एंड डाई का कॉन्सेप्ट देता है। अब यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, बड़े नेता उसमें हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ समय तक चलता है, हिस्ट्री का पार्ट है, बस कनेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ, अब ये क्रिप्स मिशन फेल ही हो चुका है। क्रिप्स मिशन के बाद आपका ये शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको।
और इन सब चीजों को देखते हुए अब क्या होगा कि जब ये भी फेल हो गया तो इस समय एक आएगा बेबल प्लान। अब बेबल प्लान क्या है, क्योंकि बेबल का मतलब यहां पर जो बेबल है वो गवर्नर जनरल है। 1945 का ही समय है, अभी युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा क्या बेबल ने, शिमला में एक बैठक बुलाई कांग्रेसियों की और मुस्लिम लीग की। बेबल प्लान था क्या, बेबल प्लान में कहा गया था कि यार आप लोगों की जरूरत है युद्ध में शामिल हो, तो हमारा जो, अब जैसे बताया था आपको कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारिणी परिषद मतलब कैबिनेट, तो उन्होंने कहा कि हमारी कार्यकारिणी में कमांडर इन चीफ का पोस्ट छोड़ के, जो डिफेंस का कमांडर इन चीफ है, जैसे उसमें जैसे वो बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर, तो उस पोस्ट को छोड़ के जितने कार्यकारिणी में मेंबर हैं उसमें 50% संख्या हम कांग्रेस को दे रहे हैं और 50% संख्या हम मुस्लिम लीग को दे रहे हैं, और आप आ जाइए और सपोर्ट करिए, बाकी युद्ध के बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। इसी में शिमला समझौता, यहां पे क्या हुआ शिमला, अब ये सारे डिस्कशन होने थे, कांग्रेस ने अपने तरफ से भेजा किसको, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेज दिया, और मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना अबुल कलाम आजाद को देख करके चिढ़ गए, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्ना को सीधा बोलते थे कि बेटा जिस पाकिस्तान को तू बनाना चाह रहा है बना ना पाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ना हिंदुओं में है ना मुसलमानों में है, अभी डरा कर आप एक कर लोगे, कल इनको कैसे एक जब वहां पर सारे मुस्लिम जाएंगे तो उनकी पहचान को कैसे खत्म करके इनको कैसे पाकिस्तानी आप बना पाओगे। तो जब वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को देखता तो लगभग 2 से 3 दिन तक डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन में कोई अर्थ नहीं निकल पाया, और उन्होंने कहा यहां पर ये बेबल प्लान फेल क्यों हुआ, क्योंकि जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम कैंडिडेट को गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भेजने का अधिकार अगर किसी के पास है तो मुस्लिम लीग के पास है। और ये कार्ड इसलिए कांग्रेस ने खेला था कि अगर उस एग्जीक्यूटिव में हमारा मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो इससे क्या हो जाएगा, देश में एक मैसेज जाएगा तो मुस्लिम हमारे साथ भी रहेगा। और जब उन्होंने ये बातें कही और जब वो विरोध किए कि कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट को भेज ही नहीं सकती, इसी के कारण से बेबल प्लान फेल हो गया। लेकिन बेबल प्लान तो फेल हुआ, लेकिन यहीं से एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, और वो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ यहीं से ब्रिटिश ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि माइनॉरिटी को कोई अधिकार नहीं कि मेजॉरिटी को कंट्रोल करे। अभी समझना, आने के बाद 1858 से लेकर के 1904 तक ब्रिटिश का झुकाव हिंदुओं की तरफ है, 1905 से लेकर के 1945 तक ब्रिटिश का झुकाव मुस्लिम की तरफ है। लेकिन बेबल प्लान फेल होने का परिणाम यह हो गया कि यहां से फिर से ब्रिटिश का क्या हुआ, झुकाव किसकी तरफ आ गया, कांग्रेस की तरफ आ गया, हिंदुओं की तरफ आ गया। और यहीं से वो एक मैसेज देते हैं, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को कोई अधिकार नहीं कि मेजॉरिटी को कंट्रोल करें, आपको कोई अधिकार नहीं है कि कांग्रेस किसे चुन करके भेजेगी और किसे नहीं चुन के भेजेगी, आपको रोकने का अधिकार नहीं। और 1945 से ये इंडिया के लिए अगर आप समझे तो बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि यही वो समय है जब ऐसा कहा जाएगा, और परिणाम ये होगा यहां पर 1945 में कि ये झुकाव ऐसा होता है कि यहीं से मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग से अलग विचार रखना शुरू कौन कर देता है, ब्रिटिश सरकार। तो अब बेबल प्लान फेल होने के बाद इसी समय एक एटली नाम का व्यक्ति है जो लेबर पार्टी का मेंबर है और उम्मीदवारी है उसकी प्रधानमंत्री वाली, जैसे आप कांग्रेस में इस समय राहुल गांधी को आप कह सकते हो, कह सकते क्या, राहुल गांधी जैसे। तो क्लीमेंट एटली ने युद्ध के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो जब मेरी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, इंडिया को
आजाद कर देंगे। तो 1945 वर्ल्ड वार खत्म हुआ, और खत्म कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वहां इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट बनती है लेबर पार्टी की। तो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, और लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी, क्लीमेंट एटली वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जो अपना प्रॉमिस किया था कि हमारी सरकार आएगी तो इंडिया को आजाद कर देंगे, तो उन्होंने उस समय अपने पार्टी के नेता को इंडिया भेजा, जो उनके कैबिनेट में थे। तो उन्हीं के नाम पर कहा जाता है कि कैबिनेट मिशन इंडिया आया। तो कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आता है, और यही कैबिनेट मिशन है जो आपके आजादी का पूरा रोड मैप तैयार करता है। तो हम आज की क्लास को यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो कल होगी, और कल की क्लास थोड़ी सी हम लोग लंबी लेंगे, और इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू। इसको बंद करवा दीजिए। हाँ। लाइव लाइव